तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि हम पिछले सीरीज में 50 सवालों को सॉल्व किए थे नॉन स्टॉप, वैसे ही यहाँ पर आज भी हम लोग 50 सवालों को बिना रुके हुए सॉल्व करेंगे। चलिए समय को गवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिख रहा है कि प्रकाश की किरणें, आ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना सीधे, हाँ आ रहा है कि प्रकाश की किरणें या प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर प्रकाश का कोई किरण है और उस किरण के जाने के लिए कोई मार्ग होगा, तो उस मार्ग को दर्शाने के लिए हम डॉट डॉट स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो उस डॉट डॉट स्ट्रक्चर को हम किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ये याद रखेंगे, इसको कहते हैं किरण आरेख। पहले सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। और दूसरे पर आ जाएं, इसको कहते हैं इंग्लिश में रे डायग्राम। अगला है आपके पास सामान्य नेत्र का दूरबिंदु। अगर हम नेत्र की चर्चा करें तो नेत्र जो है, उस नेत्र में दो तीन बातें हैं, उसको आपको याद रखना है। पहला बात क्या कि हमारा नेत्र का स्ट्रक्चर कैसा कैसा है, हमारे नेत्र में कौन कौन सी चीजें हैं। तो हम आपको फिगर के सहायता से बताए हुए थे कि अगर ये आपका नेत्र है, अगर ये आपका नेत्र है, ज्यादा हो गया ना, चलिए देखिए। अब यहां से क्या है कि ये जो है, ये पहला परत है, इसके बाद इसके अंदर ये दूसरा परत होगा, ये दूसरा परत है, और इसके बाद इसमें ये तीसरा परत होगा, तीसरा परत। तो ध्यान देंगे, इन सब का नाम अलग अलग है। जैसे बाहरी वाले परत को क्या बोलेंगे? श्वेत पटल, और श्वेत पटल उसके बाद अंदर वाले को क्या बोलेंगे? मिलानकर अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इसके अंदर वाले को कोरायड। सबका हिंदी नाम भी याद होना चाहिए। ये कोरायड इंग्लिश नेम है। श्वेत पटल को स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, इसको कोरायड को हिंदी में रक्तक पटल कहते हैं। और याद रखेंगे इसका नाम है कॉर्निया, कॉर्निया। और फिर इसके अंदर आ जाते हैं हम लोग, इसका नाम है परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं, परितारिका जिसको आइरिस कहते हैं। इसके बाद इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशियां, हिंदी में कहते हैं पछमाभी पेशियां। कहीं कहीं पर वो भी लिख देता है, सिलियरी मसल्स ही लिख देता है। आगे देखते हैं, ये सबसे लास्ट जो परत है इसका नाम है रेटिना, और रेटिना इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। ये ध्यान रखेंगे। तो सवाल ये है, ये कॉर्निया है और ये आपके पास आइरिस है, परितारिका है, ये आपके पास सिलियरी मांसपेशियां है, और यहाँ पर होता है आपके पास लेंस। ये क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। ये क्या होता है? नेत्र लेंस। और इसमें एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इस बिंदु को पुतली कहते हैं, याद रखेंगे। अब सुनो क्या है, अब सुनिए यहाँ पर क्या है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह इस रेटिना पर बनता है, इस पर बनता है, इस रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो नेत्र है उसका कोई, उसके लेंस की जो पावर है, लेंस की जो क्षमता है, वह क्षमता फिक्स नहीं है। वो डिपेंड किस पर होती है? सिलियरी मांसपेशी पर। सिलियरी मांसपेशी अगर ज्यादा खींचा, लेंस हो गया पतला, लेंस पतला हुआ, फोकस दूरी बढ़ गया। सिलियरी मांसपेशियां छोड़ा तो लेंस हो गया मोटा, मोटा हो गया तो लेंस की फोकस दूरी हो गई कम। तो कहने का मतलब ये है ना कि सिलियरी मसल्स पे निर्भर कर रहा है लेंस की क्षमता, यानी कि हमारी जो फोकस दूरी है वह क्या होगी? अनंत होगी। और जब फोकस दूरी अनंत होगी यानी कि हम अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर जवाब क्या होगा कि अधिकतम जो सामान्य नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वह क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। और निकटतम बिंदु कितना होता है? तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, और एक हुआ दूरबिंदु, एक हुआ निकट बिंदु। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेंज ऑफ विजन, दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परास। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि दूरबिंदु और निकट बिंदु, दूरबिंदु और निकट बिंदु, दूरबिंदु और निकट बिंदु, इसके जो बीच का डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दृष्टि परास, रेंज ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन, किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग के किरण? अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम हम कब बनाते हैं? जब हम एक प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण को भेजते हैं, तो प्रकाश की किरण ऐसे ना जाके, उसी रास्ते से ना जाके, अपने कुछ मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित हुई है तो इन्हें हम क्या कहेंगे? VIB
GYOR। सबसे नीचे कौन है? वायलेट। किरण का रास्ता कौन सा है? ये है किरण का रास्ता, ये है जो कि हम डॉट डॉट में दिखाए हैं। डॉट डॉट से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन गया है? ये भी गया है, यानी कि भी का विचलन सबसे ज्यादा होगा, यानी कि झुकाव भी इसी का सबसे ज्यादा होगा। इस चीज को जानकारी में रखेंगे। अब ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आपको बस ट्रिक में क्या याद रखना है? आपको याद रखना है VIBGYOR। याद ये रखना है आपको कि ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रकीर्णन का मान बढ़ेगा, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग बढ़ेगा, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे आएंगे, अपवर्तन का मान ये भी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे, विचलन का मान ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? घटेगा। तरंग दैर्घ्य का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। और कोई चीज होता है इसमें? इसके अलावा और कोई पॉइंट होता है? नहीं होता है। इसके अलावा आपके पास सारी चीजें इसी से कवर हो जाएंगी। देखिए, तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होगा? अरे भाई, सबसे ज्यादा विचलन जिसका होगा उसी का तो झुकाव आएगा। तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो विचलन किसका सबसे ज्यादा? बैगनी का, भी का। तो इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? आगे देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो भाई स्पेक्ट्रम यहां पर हम प्राप्त किए हैं, स्पेक्ट्रम नहीं है ये, अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। ये क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। और इसको जब हम पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, पर्दे पर, तो उसको वर्णपट कहते हैं, जिसे हिंदी में स्पेक्ट्रम कहते, सॉरी, जिसे इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बात यहां पर ये हो रही है कि स्पेक्ट्रम हमें कब प्राप्त होगा? जब ये आपके पास रहेगा तो, यही ना प्राप्त होगा। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपके पास? प्रिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिज्म। नेक्स्ट की ओर बढ़ जाए तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र का जो लेंस है, आप ही देख रहे हैं कि ये लेंस कैसा है? उभरा हुआ है, उठा हुआ है, दोनों तरफ जब उठा हुआ है तो इस लेंस को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। अगर नेक्स्ट की ओर बढ़ जाए तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंखें स्पष्ट देखती हैं। अब देखो, हम आपको सिंपली बताए हैं कि दृष्टि दोष जो भी हो, दृष्टि दोष में अगर जो नाम आपको दिख रहा है, जो नाम दिखेगा इसका मतलब क्या है कि वो दूरी दिखेगी, और जो नाम नहीं दिख रहा है वो दूरी नहीं दिखेगी। जैसे कहने का मतलब ये है, दूरदृष्टि दोष, नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। इसमें दूर दिख रहा है, इस सवाल में क्या है? दूर दिख रहा है, तो यानी कि हमें दूर दिखाई देगा, निकट दिखाई नहीं देगा। वैसे ही निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष सवाल में निकट दिख रहा है, यानी कि निकट दिखाई देगा, दूर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपके पास सवाल ही सीधा क्या है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित आंखें किस चीज को स्पष्ट देखती हैं? दूर की वस्तु को, दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाती हैं। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अरे भाई, रेटिना है हमारा, और रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, चलो हटाते हैं। उससे पहले हमारे पास लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो है वह उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है और सीधा भी बनाता है। लेकिन हम आपको बहुत पहले बताए हैं कि इस लेंस में अधिकतर प्रतिबिंब आपको कैसा प्राप्त होता है? उल्टा। और उल्टे प्रतिबिंब सारे के सारे कैसे होते हैं? वास्तविक। तो याद रखेंगे कि रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा और वास्तविक, चाहे वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो हम लोग जो है ना 25 सेंटीमीटर से पास की चीज नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वो इसकी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कई बार पूछ चुका है ये सवाल, ध्यान रखेंगे। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है कैसा लेंस? अब हम आपको बताए थे कि इसको आप नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हैं। दूर है तो दूर में दो अक्षर है, तो लेंस हम लगाएंगे उत्तल, इसमें 3 अक्षर है। वैसे ही निकट है तो निकट में 3 अक्षर है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे? अवतल, तो इसमें हो जाएंगे 4 अक्षर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बहु समझ में आता नहीं? होने आगे बैठ। आगे कह रहा है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाएं। जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे कि जरा दूरदर्शिता तब होती है ना जब हमारी सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, यानी कि जब व्यक्ति वृद्ध होते हैं तो सिलियरी मांसपेशियों में जो खिंचाव होती है वो पूर्ण रूप से नहीं होती है। और जब पूर्ण रूप से नहीं होती है यानी कि लेंस कभी मोटा हो जाएगा, कभी पतला हो जाएगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो सही रूप से नहीं बन पाता। और जब सही रूप से नहीं बन पाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार के लेंस की जरूरत होती है? बाइफोकल लेंस, जिसको हम हिंदी में द्विफोकसी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी का मतलब क्या है? उसमें 2 लेंस होगा जिनका फोकस
दो होगा। जब दो लेंस है तो फोकस भी दो होंगे, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि उसमें एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। हाँ, दोनों लेंस होता है इसमें। तो जड़ा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? बाइफोकल का। हालांकि आपसे कभी ये पूछ सकता है, आपसे कभी डीपली पूछे, बुर्बक भी बना सकता है कि बताना है आपको कि यदि चश्मा है और इस चश्मे में, यदि इस चश्मे में लेंस लगा है, बाइफोकल लेंस लगा है, क्या लगा है? बाइफोकल लेंस, तो यहां पर भी लेंस होगा और यहां पर भी लेंस होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि ऊपर कौन सा लेंस होगा, नीचे कौन सा लेंस होगा, क्या बताएंगे? नीचे अगर देखना है तो नीचे हमें पास की वस्तु देखने के लिए उपयोग करना है। तो पास की वस्तु देखना है तो इसका मतलब क्या कि पास की चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है। पास की चीज दिखाई नहीं दे रही मतलब क्या है? आपको दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष में नीचे कौन सा होगा? उत्तल, और ऊपर क्या हो गया? अवतल। किसी एक सिरे को पकड़ेंगे तो बाकी दो अपने से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? पास देखना है मतलब क्या? पास दिखाई नहीं देता। पास दिखाई नहीं देता मतलब दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। तो नीचे उत्तल तो ऊपर अवतल। सवाल घुमा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पर ना श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, मतलब रंग? 7 गो। आप भी देख लीजिए, VIBGYOR, बैजानी, ह पी ना ला, याद रखेंगे। श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे कम विचलन किसका हुआ? ये देखो तो डॉट रेखा से कम विचलित कौन हुआ है? लाल। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लाल। आगे बढ़ जाएं तो प्रिज्म के भीतर प्रकाश को पहुंचने के बाद सभी रंगों में बंटना क्या कहलाता है? अब देखो, प्रिज्म के भीतर प्रकाश पहुंच गया, पहुंचने के बाद प्रिज्म के अंदर पहुंचा, उसके बाद सभी रंग में बट गया। तो रंग में बट गया भाई, तो उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। इस घटना को क्या कहते हैं? हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगा? अभी हम बताएं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटता है, यानी कि ऊपर सबसे ज्यादा होगा। ऊपर सबसे ज्यादा यानी कि रेड का सबसे ज्यादा होगा। यहां पर आपके पास जवाब क्या हो जाएगा? लाल रंग। लाल रंग का सर्वाधिक होगा। आगे है भाई, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता। अब हम आपको बताए हैं लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। कल भी बताए थे। तो यहां पर है 1/20। अच्छा ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में होता है। तो 100 आ गया नीचे, 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। 100 बट्टे कितना हो गया? 20 कट गया तो कितना हुआ? 5। ये हुआ 5 डायोप्टर। इसका जवाब कितना होगा? लेंस का क्षमता 5 डायोप्टर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है पुतली। आगे पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब देखो, ये हमारी पुतली है, इस पुतली के साइज को यही तो नियंत्रित करेगा, परितारिका। परितारिका ही ना इसको ढक के छोटा और इसको बड़ा करेगा। हालांकि उस पुतली में भी क्षमता होती है कि खुद के आकार को बड़ा करे या छोटा करे, लेकिन संभवतः अगर हम देखें तो ये परितारिका आगे है, डायफ्राम का काम कर रही है, तो यही उस प्रकाश की मात्रा को कम करती है, अर्थात पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करने में मदद करती है। इसलिए हम इसका जवाब क्या लगाएंगे? परितारिका। कहाँ है? यहाँ पर है, परितारिका। आगे है मानव नेत्र कार्य करता है। अब मानव नेत्र भाई किसकी तरह काम करता है? कैमरे के समान काम करता है। आपके पास जानते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? आपके पास ऑप्शन रहेगा कैमरे की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, फिर कहेगा आपके पास कहेगा अवतल लेंस की भांति, फिर कहेगा दूरबीन के जैसी। तो आपको उसमें टिक करना है कैमरे की भांति। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अब देखो, नेत्र में प्रवेश कर रहा है कोई भी प्रकाश की किरण, तो आप जानते हैं कि अगर प्रकाश पहुंचेगा तो क्या ये आपका नेत्र है, यदि हम इस नेत्र को ऐसे निकाल दें, नॉर्मली ऐसे निकालें, तो आप देखिए प्रकाश कहां से पहुंच रहा है? श्वेत चमड़ी से पहुंच रहा है, श्वेत पटल से पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है, कॉर्निया से जा रहा है। तो कॉर्निया से जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि कॉर्निया में अपवर्तन ज्यादा होगा। तो इसका जवाब कहां गया? कहां है भाई? अपवर्तन किसमें होगा? तो अपवर्तन होता है भाई कॉर्निया। ठीक है, तो ये है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां होगा? तो कॉर्निया में। ठीक है, आगे है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं? अभी बताएं, अवतल और उत्तल दोनों होगा
तो यह दोष जरा दूरदर्शिता है, जरा दूरदर्शिता है, तो यहां पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा जरा दूरदर्शिता, प्रेसबायोपिया, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे है भाई कि नेत्रगोलक की आकृति दिख रहा है ना, उसमें देख लीजिएगा, उसमें नेत्रगोलक की आकृति कैसी होती है, तो नेत्रगोलक हमारा गोलाकार होता है, सिंपल सा है, गोलक ही दिख रहा है। नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है, इसका व्यास लगभग में 2.3 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं, ये लगभग में है। ठीक है, आपको मिलेगा ऑप्शन में 2.3 लगा दीजिएगा। कॉर्निया के पीछे स्थित संरचना, अरे भाई कॉर्निया है, कॉर्निया है ना, कॉर्निया के पीछे स्थित संरचना क्या है, तो अब आप कहिएगा कि पुतली है ना, इसके पहले आपके पास आइरिस ना है, ये आइरिस है, परितारिका, तो ये परितारिका है, तो परितारिका काम करेगी, तो इसका जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे है कि परितारिका नियंत्रित करती है, किसको नियंत्रित करती है, तो प्रकाश के परिमाण को, प्रकाश के परिमाण को, मतलब ज्यादा प्रकाश नहीं आने देगी, ना ही तो पुतली हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नीचे और, ठीक है हाँ 3.5 है, अच्छा उसको देख लिया जाएगा, तो इसको देख लेंगे हम लोग। हाँ 2.5 दिया है, तो लगभग में 2.3 आप मान सकते हैं, वही, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब दिख रहा है इसमें, अब देखो विद्युत सिग्नलों को उत्पन्न करता है। अब विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करेगा, ये आप देख रहे हैं ना कि ये निकलता है और ये निकल रहा है ना, तो यही प्रकाश स्नायु है, और यही प्रकाश स्नायु क्या करता है, विद्युत सिग्नलों को जनरेट करता है, जो माइंड में पहुंचता है ना मस्तिष्क में। तो ये याद रखेंगे कि इसको हम प्रकाश तंतु भी कह सकते हैं, प्रकाशिक तंतु, या इसी को प्रकाशिक सुग्राही भी कह सकते हैं, प्रकाशिक सुग्राही। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो अब सिग्नल, अब जो भी आप फोटो देखिए उसका व्याख्या कहाँ होगा, माइंड में होगा, यानी कि इसका जवाब सीधे होगा मस्तिष्क में होगा। आगे देखिए भाई, आगे है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बाकी तो बुड़बक को बता देगा, कई गो वाला भाई, 7 गो, बहुत अच्छे। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो इंद्रधनुष जिधर सूर्य उगे हैं उसके विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य अगर हेन्ने उगल बना तो ओनिए ना बनी, उनका विपरीत दिशा में हेन्ने बनी। ठीक है, यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, क्लियर है। अच्छा, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता है, काला। सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। कारण का है, कारण यह है कि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो दूरी ज्यादा तय करेगा, विचलित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा तो उसका जो संकेत है वह संकेत दूर से भी दिखाई देगा, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, लाल रंग का, किसका, लाल रंग का। अब आप ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, इसके अनुसार देख लेंगे। अब हमेशा के लिए अगर लाल ना रही तो क्या मरबो, तो अगर मान लो ऑरेंज रही तो ऑरेंज मरता। ठीक बा, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दोपहर के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है भाई, तो आप भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, श्वेत दिखाई देता है। कारण समझा देते हैं, ये रहा आपके पास सूर्य और ये रही आपके पास पृथ्वी। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है यहाँ पर अब देखिए, आप भी ये बात जानते हैं कि दिन के समय में सूर्य जो होता है वह पृथ्वी के सिर पर होता है, दोपहर में क्या होता है, हम लोगों के सिर पर होता है सूर्य। तो उस समय क्या होगा, दूरी सबसे कम होती है, और दूरी सबसे कम होती है तो प्रकाश की स्पीड क्या होगी, प्रकाश की स्पीड ज्यादा होगी। हालांकि प्रकाश की स्पीड नहीं बदलेगी, प्रकाश तो वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता ही है, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर कम डिस्टेंस तय करना है, यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस तय करना है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जब कम डिस्टेंस तय करना होगा तो क्या होगा कि वो सारा जो प्रकाश में जो 7 रंग है उसका विचलन नहीं होगा, और जब विचलन नहीं होगा तो डायरेक्ट सारा प्रकाश आ गया, यानी कि वो प्रकाश सीधे कैसे प्रकाश निकालेंगे, श्वेत। क्लियर है, इसलिए इसका जवाब हो गया श्वेत। आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ श्वेत हो जाए।
आ रहा है ना पूरा। आगे देखिए थोड़ा सा, कह रहा है कि बादल का रंग सफेद दिखता है, कारण क्या है? तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, बताए हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं और वो भी बड़ी, उन सब में आपको लगाना है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्यों? क्योंकि उसके जब रंग की बात करेगा, जितनी भी बड़ी प्राकृतिक चीजें हैं और अगर रंग की बात करें तो उसमें क्या लगाना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, कोई भी झूठा घटना हो, झूठा घटना, तो उसमें आपको क्या लगाना है? अपवर्तन। क्या लगाना है? अपवर्तन। कोई भी अगर सच्ची घटना है तो उसके लिए क्या लगाना है आपको? परावर्तन। जैसे आपसे कह देगा मेकअप करने के बाद स्त्रियां किसके कारण चमकती हैं? तो परावर्तन के कारण। शू को पॉलिश करने के बाद शू क्यों चमकता है? तो परावर्तन के कारण। वो सच्ची घटना है, चमकता है सही में। अच्छा, हमको लगता है कि पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी है, लेकिन वो झूठी घटना है, अपवर्तन। हमको लगता है कि सिक्का ऊपर उठा हुआ है, अपवर्तन। लगता है मछली जो है वास्तविक स्थिति से ऊपर है, अपवर्तन, लेकिन नीचे होती है। हमको लगता है कोई भी तालाब गहरा कम है, लेकिन अपवर्तन। अच्छा, हमको लगता है ऐसा कि सूर्य भगवान पहले ही उग गए, अब पहले ही डूब गए, वो भी अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब रंग की बात करें। अब रंग की बात, जैसे समुद्र का रंग पूछ दे, बादल का रंग पूछ दे, आपसे पूछ दे आकाश का रंग पूछ दे, ठीक है? तो ये सब बड़ी चीजें और प्राकृतिक चीजें हैं, और इन सब के रंग की चर्चा करें, सिंपल आप क्या लगाएंगे? प्रकीर्णन। क्लियर है? क्योंकि वहां पर रंग के बारे में बात करता है तो वहां पर यह कारण होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, और कण प्रकीर्णन की घटना करते हैं। ये बात आप जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पे पड़ता है तो उन धूल कणों के द्वारा प्रकाश को एब्जॉर्ब करके सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है, उसको प्रकीर्णन कहते हैं। अब आप देखें तो आकाश में भी जल का कण है, धूल का कण है, वायुमंडल आकाश हो गया। जल में देखे समुद्र का रंग नीला, उसमें भी जल का कण है। बादल को देखे तो बादल बन रहा है, तो बादल में भी तो जल के कण है। तो ये सारी चीजें जो है प्राकृतिक घटना है, और प्राकृतिक घटना के साथ साथ इसके रंग की चर्चा कर रहा है, तो बड़े और प्राकृतिक चीजें, तो हम उसमें क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। हालांकि इसको 3 तरीके से परिभाषित किया गया था। मी स्कैटरिंग, मी ने इसको बताया था। रैले स्कैटरिंग, रैले ने इसको बताया था, रैले नामक साइंटिस्ट ने। और फिर इसके बाद है आपको रमन स्कैटरिंग, जिसको सीवी रमन साहब ने बताया था। ठीक है, रमन प्रभाव बोलते हैं। ये 3 आदमी जो है प्रकीर्णन को समझाए थे, जो कि हम चैप्टर पढ़े हैं तो वहां पर बताए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए तो यहाँ पर बादल का रंग सफेद किसके कारण होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, सीधा सा जवाब है। अच्छा, आगे बढ़ जाएं। समुद्र का रंग नीला भाई किसके कारण होगा? ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन। देखो तीनों को लाइन से, दो को लाइन से लिख दिए हैं। आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? अच्छा, एक बात बताओ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, अभी हम बताए आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। अच्छा, हम बताए थे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। देखो ये सूर्योदय के समय क्या होगा? सूर्य भगवान ज्यादा दूरी पर होंगे। अब ज्यादा दूरी पर हुए तो बताओ कि विचलन किसका ज्यादा होगा? विचलन जो है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम है वो सब तो पहले ही विचलित हो गया, और ज्यादा दूरी तय करने वाली ही तो किरण पहुंचेगी। अब ज्यादा तय करने वाली किरण जो पहुंचेगी, इसका मतलब क्या? लाल रंग पहुंचेगा, लाले रंग न पहुंचेगा। ज्यादा दूरी तो वही चल सकता है, काहे कि बाकी जो किरण है वो तो पहले ही दम तोड़ देगा। इसमें VIB GYOR में से ये तो O तक तो पहले ही दम तोड़ देगा। हालांकि इसलिए O और R मिक्स करके पहुंचते हैं। आप यहाँ पर लाल रंग लगाएंगे, सूर्योदय के समय में भी और सूर्यास्त के समय में भी। तो यहाँ पर क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये ध्यान रखेंगे। तारों का टिमटिमाना, तारा भाई टिमटिमाता नहीं है, लेकिन वायुमंडल जो है वो गर्म है, ठंडा हवा है, जिसके कारण सघन माध्यम विरल माध्यम बनता है, और सघन और विरल माध्यम बनने के कारण क्या होता है? अपवर्तन की घटना होती है, और अपवर्तन की घटना हो गई जिसके कारण तारे ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। लेकिन सूर्य भी एक तारा है, सूर्य नहीं टिमटिमाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे बहुत ही करीब स्थित है। कितना करीब स्थित है? 150 करोड़ किलोमीटर है। देख लेंगे इसको। तारों का टिमटिमाना क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अच्छा, ध्यान देना, कभी कभी बुर्बक बनाता है, यहाँ पर अपवर्तन भी लिख देगा, वायुमंडलीय अपवर्तन भी लिखेगा, परावर्तन भी लिखेगा, और वर्ण विक्षेपण भी लिखेगा। तो आप अपवर्तन देख के अपवर्तन को टिक मत कर दीजिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन लिखा है तो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन ही लिखना है।
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे, एक कूलाम विद्युतीय आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होती है? मतलब अब देखो पूछ रहा है। अच्छा, आप ये एक बात जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम। अब सवाल आपसे उल्टा कर दिया है। आपसे उल्टा क्या किया है? आपसे पूछ रहा है कि एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, यही तो पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है एक कूलाम जो है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, वही ना है। एक कूलाम विद्युतीय आवेश कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है? तो नॉर्मल सा है कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर एक मंगाते हैं एक कूलाम, तो ये जो गुना में है ये इधर चले जाएंगे तो किसमें आ जाएंगे? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। और 10 के पावर माइनस 19 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या आ गया कि एक कूलाम, इसको आप घेर लेंगे। अच्छा, इससे क्या हो गया कि एक कूलाम बराबर क्या आ गया आपके पास? 1.6 बट्टा में ऊपर 1 गुणा में 10 के पावर 19 हो गया। हो गया? अच्छा, अब देखो ध्यान देना क्या, अब देखो क्या है, यहां से पॉइंट हटा तो 1 आया, 1 अंक है तो 1 0। ये 10 कहां चला जाएगा? ऊपर। अब ये 10 चला गया ऊपर तो हम सीधे दे दे रहे हैं 10 को ऊपर, ये नीचे हो गया 16। अब हम 10 के पावर 19 है, 10 के पावर 19 में से हम क्या करते हैं? एक और 10 को हटा देते हैं। एक और 10 को हटा दिए तो इसको दे देंगे तो 10 नहीं है 100 हो गया। और 10 का पावर 19 था तो ये कितना हो गया? 18। अब देखिए ये हो गया 16 नीचे, ऊपर 100 और गुणा में 10 के पावर 18। तो भाग लगाएंगे ना तो 16 छक्के 96, 6 दशमलव, फिर उसके बाद आएगा 2 और 5 गुणे में 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया ये एक कूलाम। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपके पास? इसका जवाब हो जाएगा हाँ प्लस का। अरे प्लस है का ना पावर ऊपर, ये माइनस वाला ऊपर गया तो प्लस में ना चेंज हुआ, तो होगा आपका 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, आगे देखिए, कह रहा है कि विद्युत आवेश कैसे मात्रक। अरे भाई जानबूझ के विद्युत लिखता है कि आप कंफ्यूज होइए। आप सीधा देखिए आवेश, आवेश कैसे मात्रक क्या होता है? कूलाम। आगे है भाई 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, वोल्ट क्या होता है भाई? तो वोल्ट होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो हम पढ़े हुए हैं, हम क्या पढ़े हुए हैं कि ये अगर आपके पास कोई क्यू कूलाम आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ विद्युतीय क्षेत्र है, और यहाँ पर ये है अनंत। ये क्या है? अनंत है। तो अनंत से कोई क्यू कूलाम आवेश, ध्यान रखेंगे ये भी प्लस में है और ये भी आपके पास किसमें है? प्लस में है। यदि आप अनंत से इसको यहाँ पर लाते हैं तो ये कोई ना कोई प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब प्रतिकर्षण बल मतलब दूर भेजेगा। अब दूर भेज रहा है तो इस क्रम में आपको जबरदस्ती काम कराना पड़ेगा। तो काम करा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं किसके लिए भाई? मान लीजिए एक कूलाम आवेश को, अब मान लीजिए चाहे क्यू कूलाम आवेश को लाने के लिए आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, उसी कार्य को ही हम क्या कहते हैं? विभव या विभवांतर कहते हैं। विभव कहते हैं, सिंपल सा समझिए। तो विभव बराबर क्या हो गया? वर्क अपॉन कूलाम, मतलब वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, विभव जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल बोलते हैं ना। एक और होता है, एक होता है, एक पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल विभव बराबर क्या होगा? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क अपॉन चार्ज है, वर्क का मात्रक क्या हुआ? जूल, और चार्ज का मात्रक क्या हुआ? कूलाम। तो इसका 1 वोल्ट बराबर होता है बहुआ 1 जूल प्रति कूलाम। ये पूछता है एग्जाम में। और आपके पास परिभाषा पूछ देगा 1 वोल्ट का। आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे कि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे ही हम 1 वोल्ट कहते हैं। इसी से परिभाषा बन जाएगा। एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे ही हम 1 वोल्ट कहते हैं। आगे है आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो आमीटर से संबंधित कुछ चीजें जानते हैं। आमीटर क्या होता है भाई? तो आमीटर हम पढ़े हुए हैं कि आमीटर हमारा एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो किसी भी विद्युतीय परिपथ में धारा के मान को मापता है। अब धारा के मान को कैसे मापेगा? जब इसको लाइन पैरेलल में लगाएंगे कि सीरीज में लगाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन? तो उसको हम सीरीज में लगाएंगे। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कोई तार है, इस तार में धारा को चेक करना है, तो धारा को चेक हम तभी तो करेंगे जब यहाँ पर कोई युक्ति लगाएंगे गर्म तार में, लाइव वायर में, विधुनमय तार में। गर्म तार को ही तो कह रहे थे लाइव वायर, जिंदा तार, जीवित तार, विधुनमय तार, ये ध्यान रखेंगे। तो जीवित तार में हम लगाते हैं ए मीटर। का लगाते हैं? ए मीटर। अब देखिए भाई ए मीटर लग गया तो ये क्या बताएगा कि कितना धारा बह रहा है। और आपसे एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है ना, ये वोल्ट मीटर, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। यहाँ पर होता है वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, समांतर में,
पूछता है, बोलो। वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेगा, समांतर क्रम में, जबकि ये मीटर किस में लगेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में। अच्छा, एक चीज और, अगर धारा के प्रवाह को नापना है तो अगर ए मीटर है तो ए मीटर आपके धारा के मान को पूरा पूरा नापेगा। कब नापेगा, जब इस तार में जरा सा भी प्रतिरोध नहीं रहेगा तब, और चाहे उस यंत्र में जरा सा भी प्रतिरोध नहीं रहेगा तब। यानी कि आपसे सवाल पूछ देता है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध पूछ देता है कि कितना होता है, तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है, 0। वैसे ही पूछ देता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। इस चीज को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। आपके पास यहाँ पर 3-4 सवाल बने, 3-4 सवाल क्या बने, सुनो, ध्यान देना। ये पहला सवाल ये बना कि आप जो ए मीटर है उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। किस तार में जोड़ेंगे, जीवित तार में। जीवित को ही विधुन्मय कहते हैं, उसी को ही लाइव वायर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइव वायर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। अच्छा, आपसे फिर ये 3-4 सवाल हो गए। फिर आगे क्या है कि ए मीटर जो होता है, एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, 0। 4 सवाल हो गए। अब आ जाए वोल्ट मीटर, आ जाइए। वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है। क्या मापता है, विभवांतर। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत। क्या होगा, अनंत। क्लियर है। इतने सारे आपके पास सवाल बने इसमें, और इससे सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं भी मालूम होगा, कल को आपको आ जाए कि ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें, तो इस आधार पर आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि ए मीटर धारा मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। ए मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। ये सारा चीज है, आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, आमीटर को किस क्रम में जोड़े भाई, तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। आगे है भाई कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा का मान पूछ रहे हैं। भाई यहाँ पर टाइम दे दिया 1 मिनट, टी दे दिया कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। अच्छा, और कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 120 कूलाम। यानी कि आपसे क्यू का मान दे दिया कितना, 120 कूलाम। आपसे पूछ रहा है क्या, विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान आई पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या होता है, तो देखो आई बराबर होता है Q बाई टी। कैसे आया, कैसे आया, तो ये इस फॉर्मूले से आया। P बराबर आप जानते हैं W बाई टी होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, W बाई टी होता है, ठीक है। और P जो है यह लेंस की, सॉरी लेंस बोल रहा, माफ कीजिए, यह विद्युत धारा में है P, तो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति है। तो विद्युत शक्ति जब है यह, तो यहां से हम क्या निकालेंगे कि इसका मात्रक क्या कर देंगे, इसका मात्रक हम, P का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। P का भी मात्रक वोल्ट ही होता है ना, सॉरी वाट होता है ना, सॉरी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि हम P बराबर, अच्छा P बराबर एक और चीज होता है, P बराबर VI होता है। P बराबर VI होता है। ये बात जानते हैं, नहीं जानते हैं तो समझा देते हैं। चलो इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उसको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि आपके पास फॉर्मूला होता है, एक होता है P बराबर W बाई टी होता है। P बराबर क्या होता है, W बाई टी होता है। अब P बराबर W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है VI। W बराबर क्या हो गया, VI। ध्यान रखेंगे, ये देखो अभी आप क्या देखे, कार्य बराबर यहाँ पर क्या देखे, ये आपके पास विभव था, और विभव बराबर क्या देखे, अब विभव बराबर देखे W बाई क्यू, तो W बराबर क्या हो गया, W बराबर क्या हो गया, ये W बराबर हो जाएगा, ये विभव को भी कहते हैं, Q आ गया यहाँ पर, यानी कि W बराबर हमारे पास हो गया, W बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे VQ। क्या लिख देंगे, VQ, अब बट्टे में T। अच्छा अब देखिएगा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है IT। Q बराबर क्या होता है IT। तो P बराबर क्या हो गया, V इंटू Q के लिए हम लिख दिए I इंटू T, तो बट्टे में क्या आ गया T, तो T से T कट गया, तो P बराबर एक क्या फॉर्मूला आ गया, VI नहीं आ गया, ये ध्यान रखेंगे। तो P बराबर एक VI आ गया। तो देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अब यहां से क्या होगा कि VI हमारे पास हो गया, P बराबर VI। तो हमें चूंकि ये चीज सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, I आ जाए, Q आ जाए, T आ जाए। तो P बराबर आप क्या देख रहे हैं, W बाई T देख रहे हैं। अच्छा अब देखो P बराबर क्या होता है, VI होता है, तो हम लिख देंगे VI बराबर W बाई T लिख देंगे, W बाई T। और W बराबर हम अभी क्या देखे, W बराबर हम क्या देखे, W बराबर देखे
V इंटू क्यू, W बराबर क्या देखे V इंटू क्यू। तो हम यहां से क्या करेंगे कि W के लिए, ये जो W है, इस W के लिए यहां पर देख लो फॉर्मूला, VI वैसे ही है। अच्छा, W के लिए हम क्या लिख दिए V इंटू क्यू, अब बट्टे में क्या है T है ना। तो ये V से V कट गया, तो I बराबर क्या है Q बट्टे T, तो फॉर्मूला नहीं आ गया I बराबर Q बट्टे T। क्लियर है? देखो देखो कैसे कैसे आया है, ये चीज आपके पास ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाए। P बराबर W बाई T होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, किसी भी विद्युतीय परिपथ की शक्ति बराबर होता है विद्युतीय परिपथ में व्यय की गई ऊर्जा और बट्टे में समय, बट्टे में समय। अच्छा, और W जो होता है यह हम यहां से निकाले कि V, विभव जो होगा, विभव को हम V से सूचित करते हैं, विभव को हम किससे सूचित करते हैं V से सूचित करते हैं। तो आप क्या देखिए कि विभव बराबर क्या हो गया, V बराबर क्या हो गया, V बराबर W बाई Q। तो हम अगर W निकालते हैं, W को वहीं छोड़ दे, तो Q इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। आप देख लो विभव बराबर W बाई Q, यहां से हम मिटा देते हैं। ये देखो विभव बराबर क्या है W बाई Q है, तो अगर हम W को छोड़ दें तो Q यहाँ पर गुना में, भाग में, इधर आएगा तो गुना में। तो देखो विभव के लिए V और Q जो है इधर आ गया गुना में। तो देखिए हम क्या किए, W के बदले में VQ लिख दिए, W के बदले में VQ लिख दिए। और यहां से क्या होगा हमारे पास अब Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर आप जानते हैं कि Q बराबर IT होता है, विद्युत धारा वाला फॉर्मूला है। Q बराबर क्या होता है IT, या I बराबर Q बटे T होता है। अब देखो तो यहां से क्या हो गया, Q बराबर हम IT लिख दिए, T से T कट गया, तो P बराबर VI आ गया। P बराबर VI एक फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को इसमें पुट करेंगे, P बराबर W बाई T है, तो P के लिए हम लिख देंगे VI, और W बराबर क्या होता है, तो W बराबर अभी लिखे VQ। तो यहां से हम VI वैसे ही है और VQ वैसे ही है, T यहाँ पर है, V से V कट गया, तो I बराबर क्या हो गया Q बटे T। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास Q कितना है 120 कूलाम है। अच्छा, T कितना है 60 सेकेंड है, कट गया भाई, कट गया, 60 गुना 120, 2 कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को कहते हैं 2 एम्पियर, क्योंकि धारा का मान एम्पियर में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई 2 एम्पियर। आगे है भाई अति भारण के समय विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं अति भारण क्या होता है। अति भारण पढ़े हुए हैं कि जब किसी अति भारण क्या होता है, अति भारण में हम पढ़ते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि जब किसी परिपथ में जैसे 5 एम्पियर का कोई तार है और उस 5 एम्पियर के तार से यदि हम 15 एम्पियर का कोई उपकरण चलाएं, तो उस समय क्या होगा कि उस समय यह धारा को खींचने लगेगा, उपकरण धारा को खींचने लगेगा ज्यादा, और जब धारा को खींचने लगेगा ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जो धारा तार से बह रहे थे उस इलेक्ट्रॉनों का टक्कर ज्यादा होगा। अब टक्कर ज्यादा होगा तो तार जो होंगे ना, वह तार क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, और गलेंगे, और गर्म तार और ठंडा तार आपस में आ जाएगा, चिपक जाएगा, और धारा का प्रवाह तेजी से बहने लगेगा। इसी चीज को कहते हैं ओवरलोडिंग। और दरअसल आप ऐसे भी समझ रहे हैं कि 5 एम्पियर का तार है और उसमें 15 एम्पियर का उपकरण लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस चीज में ओवरलोड पड़ रहा है तार पर, और तार पर जो ओवरलोड पड़ रहा है उसी को हिंदी में अति भारण कहते हैं। अति भारण यानी कि अति भारण क्या है, वैसी घटना जिसमें क्या कह सकते हैं, कम क्षमता वाले तार से जब अत्यधिक क्षमता वाले उपकरण को जोड़ा जाता है तो उस परिपथ से होकर धारा का प्रवाह ज्यादा होने लगता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब है आपके पास लघु पथन। लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ये देखो, ये अति भारण के समय में भी धारा का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। धारा जो है वह धारा का मान क्या हो जाता है, ज्यादा। और लघु पतन के समय में भी धारा का मान क्या हो जाता है, धारा का मान इस समय में भी ज्यादा हो जाता है। कैसे समझाते हैं, देखो अति भारण में क्या है, जब ज्यादा हेवी सामान आप यूज करेंगे तब। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि वायुमंडलीय प्रभावों के कारण तार जो होते हैं उसके ऊपर के कवरिंग जो होते हैं हट जाते हैं, और जब कवरिंग हट गया इसका मतलब क्या है, कवरिंग जब हटा तो कवरिंग हटा इसका मतलब क्या है कि गर्म तार और ठंडे तार आपस में जुड़ गए, और फिर से वही काम होगा कि धारा का प्रवाह तेज गति से होगा। तो इस क्रिया में भी धारा का मान बहने लगता है ज्यादा। कह रहा है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युतीय मेन से जोड़ते हैं तो बल्ब में प्रवाहित धारा क्या होगी। आप देखिए, आपसे पूछ रहा है धारा का मान, आई का मान पूछ रहा है। अच्छा, आई पूछ रहा है और आपके पास वाट दिया है। वाट किसका मात्रक है, पी का। तो ध्यान से देखिए, आपके पास पी का मान दे दिया कितना भाई, 100 वाट। आपके पास भी का मान दे दिया कितना भाई, 250 वोल्ट दे दिया। और बताओ, अभी आपको फॉर्मूला बताए P बराबर VI, देखो इधर बताए हैं P बराबर VI कहाँ है, यहाँ पे। तो P बराबर VI है, तो आपसे I पूछ रहा है, आइए ना पूछ रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर P बट्टे V
देखो ये सब फॉर्मूले जो होते हैं ना, फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल होते हैं, बहुत इजी होते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सब खत्म। आगे देखिए, तो P कितना है भाई, P देखो शक्ति 100 वाट है। अच्छा V कितना है भाई, 250 वोल्ट है। भाग लगा दीजिए, क्या कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.4। और I का मान क्या होता है, एम्पियर में होता है, तो 0.4 एम्पियर, इसका मान क्या हो जाएगा भाई, 0.4 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, सही है। अरे हम ये डायरेक्ट कर दिए ना, एक जीरो लगा दिए, अपने मन से पॉइंट दे दिए, 25 चौका 100 कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे है हमारे पास, हमारा बुझा था कि उन्हें शाम मत जैसा, फिर कनियों को पढ़ाई को। हमारे घरों में विद्युत धारा की आपूर्ति कैसे होती है भाई, तो हमारे घर में विद्युत धारा की आपूर्ति क्या होती है, 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, 220 वोल्ट 50 हर्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ज। रट्टा मार जाइए कि घरों में विद्युत आपूर्ति किस प्रकार होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ज से, 220 वोल्ट 50 हर्ज से। आगे देखिए, आगे पूछा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। आप सिंपल सा समझिए, प्रतिरोधकता जो होता है वह क्या होता है, तो सिंपल सा समझिए, प्रतिरोधकता को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। हम थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो देखिए, देखेंगे, अब देखिए इधर हम पढ़े हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है। आप भी जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए। अगर आप रो को छोड़ दीजिएगा तो इधर क्या होगा, आर इंटू ए बटे रो, सॉरी बट्टे में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये रो बराबर क्या हो गया, आर मतलब ओम हो गया। अच्छा, एरिया है तो एरिया के लिए क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, लंबाई है तो मीटर से मीटर कट गया तो ये हो गया ओम, सॉरी रो हो गया, ये क्या हो गया, रो को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो आप ध्यान से देखिए, प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हो गया, ओम यहाँ पर, मीटर यहाँ पर, तो बताइए ओम मीटर हो गया। तो इसका मात्रक पूछा है, तो इसका मात्रक कहाँ गया, ये है, किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। बोलिए, कोनो दिक्कत। अच्छा, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। अर्थात 1/ओम मीटर बराबर चालकता। ये ध्यान में रखेंगे, आपको ये बात भी यहां पर ध्यान में रखना है कि चालकता जो होता है, चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोधकता। और याद रखेंगे कि चालकता को हम सी से सूचित करते हैं, सी बराबर 1/प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। अच्छा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, महो पर मीटर होता है ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसी को साइमन कहते हैं ना, याद रख, साइमन बोलते थे ना, साइमन ओम, हाँ ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अब देखिए भाई, यहां पर क्या है भाई, यहां पर है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध आर है और धारा जो है आई है। तो आप जानते हैं कि सीधे है कि संबंध में क्या होगा, तो भी बराबर क्या होता है, आई आर, संबंध हो गया। अब देखिए, आर ओम वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस चीज को हम लोग नीचे पढ़ेंगे। आ रहा है ना पूरा। अब देखिए यहां से क्या है, अब यहां से इस चीज को समझते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका जवाब भी उस गेस पेपर में हमको लग रहा है कि गलत दिए रखा है। हम लोग इसको लॉजिकली पहले देखेंगे। ये सब लिख लिया ना संसद में, नहीं लिख, अब देखो, अच्छा चलो कोई नहीं, उसको फिर लास्ट में लिख देंगे। अब देखो क्या है यहाँ पर, आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ध्यान रखना, अगर हम कहें आपसे कि 2 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध, एक वो तो समांतर क्रम होता है, और एक क्या होता है, श्रेणी क्रम। अच्छा, हम कहें कि 2 ओम का प्रतिरोध है, तो 2 ओम का प्रतिरोध को, अच्छा श्रेणी क्रम में देखो, समांतर क्रम में 1/RT बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/RN होता है ना। अच्छा, और इसके लिए क्या होता है, RS बराबर क्या होता है, RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 प्लस RN होता है।
अब देखिए हम कहें कि समान प्रतिरोध है, समान प्रतिरोध है, मान लीजिए कि हम कहें कि 2 ओम का प्रतिरोध है, कै गो 2 ओम का प्रतिरोध है 3 गो। हम क्या कर रहे हैं भाई, 2 ओम का प्रतिरोध है 3 गो, और इसको जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इन्हें जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो हम देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं भाई, 3 है तो इसको हम जोड़ रहे हैं भाई समांतर क्रम में, काहे कि हमारा सवाल समांतर क्रम का पूछ रहा है तो हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो 1/, हम क्या लिखेंगे, R3 लिख दिए। तो 1/R3 जो है, चाहे RP बराबर 1/, क्या होगा 2 जोड़ 1/, क्या होगा 2 जोड़ 1/2। एक बात बताइए, 3 गो था तो इसको हम अब बटा पर का जोड़ करेंगे, नहीं, सब में से हम 1/2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यहां से क्या बचा 1/2 गुना में 3, यानी कि क्या हो गया 3/2। समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ करेंगे। अब इसी प्रकार क्या है, यहाँ पर सवाल में है कि R ओम वाले n गो प्रतिरोध है, तो R ओम वाला अगर n गो प्रतिरोध है भाई, तो अगर 1/, यदि आप RP निकालते हैं तो 1/R जोड़ 1/R जोड़ 1/R जोड़ डैश 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 जोड़ 1/RN होगा। तो हम इतना कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मल सा बात है कि 1/R को कॉमन ले लेंगे, 1/R को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1/, जब R आपका कॉमन हो गया तो इसकी संख्या है कितनी, n गो है, n गो है ना, क्योंकि ये तो n तक है, यहाँ पर n तक जाएगा तो n हमारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, n/R। तो आंसर नहीं होगा, 1/RP का मान क्या है, n/R, 1/RP का मान क्या है, n/R। तो आपसे केवल RP पूछ रहा है, तो केवल RP बराबर क्या हो जाएगा, R चला जाएगा ऊपर, n आ जाएगा नीचे। ये हो गया आंसर। क्लियर है, ऐसे करके तो सवाल को पहले छोटे छोटा तोड़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं। आगे आते हैं, किसी भी चालक तार में धारा का प्रवाह करने वाले गतिशील कण क्या होते हैं, बाकी तो सब कोई जानता है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, ओम का नियम पूछ रहा है भाई, R बराबर क्या होगा, V/I, यही ना होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, अब कुंडली का प्रतिरोध, अरे भाई यही सवाल है, कुंडली का प्रतिरोध निकालना है, R बराबर नहीं, वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे, R बराबर ρL/A, काहे कि कुंडली में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा R बराबर ρL/A, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक, तो देखो विद्युत धारा की प्रबलता जानबूझ के दिया है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। और इस प्रकार आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त, केवल एम्पियर। तो कंप्लीटली आपका कंप्लीट हो चुका। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।